गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। फ्रेंड्स, यह हमारी 7वीं वीडियो है। प्रीवियस वीडियो की तरह हम इस वीडियो को भी 2 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला सेशन में हम आपसे बात करेंगे, जो मैंने 24 अप्रैल को क्वेश्चंस आपको दिए, उस क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे, उसके आंसर को बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या था और उसके आंसर आपको क्या लिखने थे। और मैं ये बता दूं कि जो आज की टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है वामपंथ एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन को लेकर के। देखो, इस टॉपिक को मैंने डिकोड किया है, सब हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके लिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्वेश्चंस करेंगे हम, और साथ में प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से कौन से क्वेश्चंस को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और यूपीएससी ने क्या इस पे पहले भी कभी क्वेश्चंस किया है या नहीं किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। फ्रेंड्स देखिए, पहला टॉपिक जो है हमारा वो था कि 24 अप्रैल को मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे उसके स्वरूप जो था उसको आपकी समीक्षा करनी थी, और ये केवल 150 शब्दों में था। ये ध्यान देने वाला पॉइंट रखना था कि आपको 150 शब्द में ही इसका जवाब लिखना है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि जब आप 19वीं सदी में जो किसान आंदोलन हुए थे ना, उसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी किसान आंदोलन की ताकत क्या थी। आपको पता होना चाहिए कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत तो किसान ही थे। इन आंदोलनों में आप देखोगे कि किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना शुरू कर दिया। इनकी ज़्यादातर मांगे क्या थी? ज़्यादातर मांगे इनकी देखोगे आप, ये आर्थिक थी, इकोनॉमिक था। जो बागानों के मालिकों के खिलाफ, ठीक है, महाजनों के खिलाफ या जमींदारों के विरुद्ध भी कह सकते हो, इन्होंने आंदोलन शुरू किए। इस तरह इनके संघर्ष केवल सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध ही प्रारंभ हुए थे। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रारंभ हुआ ये आंदोलन इन लोगों के विरुद्ध, विदेशी बागान मालिकों के विरुद्ध, महाजनों के विरुद्ध, या आप कहोगे कि जमींदारों के विरुद्ध, तो जनरली ये केवल सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध के रूप में ही प्रारंभ हुए थे। इन आंदोलनों के यदि हम स्वरूप की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखना कि इन आंदोलनों का स्वरूप जो था वो सीमित था। आपको दिखता है कैसे सीमित था। अब मान लो नील विद्रोह। अब नील विद्रोह जब 1859 से 60 के बीच में हुआ, तो ऐसा तो नहीं था कि पूरे भारत में हुआ, ठीक है। आप दक्कन का कृषक विद्रोह को देख लो। दक्कन का कृषक विद्रोह किधर साइड, दक्कन साइड एरिया में होता है। फिर पावना विद्रोह आप देखो, आप पागलपंथी विद्रोह को बात कर सकते हो, आप पाइका विद्रोह की बात कर लो, फेराइजी विद्रोह की भी बात कर सकते हो। तो ये सब विद्रोह के आप नेचर को जब देखोगे, जब आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया की बुक, चाहे आप बिपिन चंद्रा जी की बुक पढ़ी हो या आपने राजीव अहिर जी की बुक पढ़ी हो, तो आपको पता चला होगा कि ये सारे जो किसान आंदोलन थे वो एक पर्टिकुलर एरिया तक थे, वो सीमित थे उस एरिया में। उनका छोटे छोटे रूप में अलग अलग एरिया में तो शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही आंदोलन पूरे भारत में चला। इसलिए तुम कह सकते हो कि इसका नेचर जो था वो क्या था, वो सीमित था, ठीक है। और याद रखना ये आंदोलन क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया। इसका कारण है, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि पूरे भारत में हो, ऐसा नहीं था। कारण क्या था, क्यों क्षेत्र सीमित रह गया? इसका कारण है कि उस समय आप देखोगे कि संपर्क सुविधा का अभाव था, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था। कैसे करते, अरे बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र विशेष में सीमित था तो क्यों था, तो कारण यही था कि उनके बीच में एक संपर्क का साधन की कमी थी। अब देखो, मान लो इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें लिखना होता तो कहते कि किसान परिवर्तन के लिए नहीं, वो कोई ड्रास्टिकल चेंज नहीं चाहते थे, बल्कि यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए लड़ते रहे। वास्तविकता में आप क्या देखते हैं? वास्तविकता में आप देखोगे कि किसान आंदोलन जो कभी भी जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष नहीं किया, कभी जमीन के मालिकाना हक के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, बल्कि तुम देखते हो क्या कि उनका संघर्ष, मान लो किसी के जमीन से बेदखल कर दिया गया तो उसके लिए वो आंदोलन किए। मान लो कोई ज़्यादा लगान वसूलने लगा तो उसके लिए फिर वो आंदोलन किया। इस संघर्ष में तुम्हें न तो निरंतरता दिखती, ना ही कंटिन्यूटी दिखेगी, और ना ही तुम्हें एक संगठनात्मक स्वरूप दिखता है। जब किसी आंदोलन का विशेष उद्देश्य पूरा हो जाता था तो उस आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता था, और उसके साथ ही वो क्या होती थी, वो संगठन, वो एकता, वो भी खत्म हो जाती थी। इन आंदोलनों में आप खास करके देखोगे कि किसान एकता या हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है। इनमें जाति एवं धर्म के सभी बंधन को तोड़ दिया था। और नटसेल में आप क्या कह सकते हो? नटसेल में ये कह सकते हो कि इन आंदोलनों में कोई राजनीतिक ताकत स्थापित नहीं हो सकी, लेकिन इनसे देश में राजनीतिक जागरूकता अवश्य पैदा हुई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के जवाब 150 शब्दों में कर सकते थे। नटसेल में क्या क्या बात हुई? पहला, सीमित, ठीक है, संगठनात्मक अभाव,
क्षेत्र विशेष में होता था और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हुआ आंदोलन खत्म, एकता खत्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आपको जवाब देने थे। क्वेश्चन जो पूछा था उस क्वेश्चन के आंसर को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो वामपंथ है और ट्रेड यूनियन के आंदोलन जो थे, उस आंदोलन को आपको कैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेपर को सब हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है और साथ में प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, इस टॉपिक को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मान लो पहले सेक्शन में मैंने लिखा वामपंथी आंदोलन का इतिहास, फिर लिखा हमने ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास। अब फिर उसके बाद देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, फिर इसमें कैसे विभाजन होता है और किस तरह से मेरठ षड्यंत्र केस आता है, और फिर कांग्रेस में जो समाजवाद की जो अवधारणा बनती है वो कैसे आपको कवर करना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो वामपंथी आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखोगे तो भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय ना आधुनिक उद्योगों के विकास के साथ ही होता है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें काफ़ी भयंकर रूप से देखोगे आर्थिक मंदी आती है। उसी समय देखोगे आपकी रूस में बोल्शेविक क्रांति होता है, जिसका परिणाम स्वरूप भी देखोगे कि भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय होता है। आपको ध्यान होगा कि एम.एन. रॉय जो थे वो रूस जाते हैं और वहाँ पे जो रूस की जो साम्यवादी पार्टी होती है उसे वो संपर्क करते हैं। वहीं पे आप देखोगे कि जुलाई अगस्त के आसपास 2020 में मॉस्को में वो एक द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि 1920 के बाद अक्टूबर में ही 1920 के अक्टूबर में ही आप देखोगे कि वो ताशकंद में आते हैं और वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक जो वामपंथी आंदोलन है उसका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपको इस टॉपिक को इसी तरह से पढ़ना है, चाहे आप राजीव अहिर की बुक से पढ़िए या आप विपिन चंद्रा की कोई बुक्स उठा करके आप देख सकते हो। अब देखिए, जो ट्रेड यूनियन के आंदोलन का जब इतिहास की बात करते हो, पहला तो उस वामपंथी आंदोलन और ट्रेड यूनियन दोनों अलग नहीं है। वामपंथी ट्रेड यूनियन से आप देखोगे कैसे जुड़ाव होते जाता है एक दूसरे से। ठीक है, शुरुआत होती है वामपंथ को लेकर के, लेकिन वो फिर ट्रेड यूनियन बनती है। और ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं था कि भारत में कोई पहले से कोई संस्था थी, कोई सामाजिक संस्था की कोई ये देन है, नहीं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आप देखोगे कि जो आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भारतीय श्रमिक होते हैं, भारतीय जो मजदूर होते हैं, उनमें ना एक चेतना की शुरुआत होती है और वे भारत में औद्योगिक विकास के साथ ही देखोगे कि भारतीय श्रमिक वर्ग की स्थिति भी मजबूत होती है। ये आगे चलकर क्या करते हैं, वो श्रमिक आंदोलन शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि उनका शुरू में जो डिमांड था, जैसे कम मजदूरी को लेकर के वो आंदोलन करने लगे, या काम के अधिक घंटे को लेकर के आंदोलन करने लगे, बाल श्रमिकों को लेकर के आंदोलन हुआ, या कारखानों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उसकी कमी को लेकर के। इस तरह से ये जो वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। अब आप ध्यान रखना कि जो प्रारंभ इनका जो स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट में आपको ध्यान में होगा कि एक भारतीय श्रमिक नेता होते हैं, जो प्रथम नेता उनको कहा जाता है, उनका नाम होता है N.M. लोखंडे, M.N. लोखंडे। इन्होंने 1890 में देखोगे कि बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और इन्हें एक प्रथम श्रमिक संघ के रूप में भी जाना जाता है। और इस संघ में कुछ मांगे रखी गई फ्रेंड्स। जैसे पहला यह मांग था इनका कि भाई जो कार्य है, जो काम करने की जो समय है, उसके घंटे में कमी की जाए, वर्क के टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए। दूसरा इन्होंने डिमांड यह रखा कि हमें साप्ताहिक छुट्टी चाहिए, वीकली हॉलीडेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि इन्होंने डिमांड ये रखा कि मान लो कोई कारखाने में कोई आदमी काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, यदि उसके साथ कोई अनहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसका हर्जाना की मांग कहा। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि N.M. लोखंडे ने एक बुक भी एक मैगजीन निकालते थे, एक पत्रिका निकालते थे 1880 के आसपास। उसका नाम था दीन बंधु। ध्यान रखिएगा, दीन बंधु के नाम से ये पत्रिका निकालते थे। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको डिटेल देख लो। देखो, मैं यहाँ पे मोटा मोटी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। पढ़िएगा बुक में तो और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको वहाँ मिलेंगे। एक मोटा मोटी मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आधे घंटे की वीडियो नहीं है और 1 घंटे की वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी। इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना कवर इसमें डेटा हमें करना है। ध्यान रखना है कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी जो गठन हुई थी ना
इसकी गठन की पहल राष्ट्रीय लेवल के जो नेता थे उन्होंने शुरू की थी। 31 अक्टूबर के आसपास देखोगे, 31 अक्टूबर 1920, हाँ 31 अक्टूबर 1920 के आसपास देखोगे कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग जो अधिवेशन होता है उसमें लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें मोतीलाल नेहरू हो गए, एनी बेसेंट हो गई, CF एंड्रूज हो गए, NM जोशी हो गए, BP वाडिया हो गए। तो ऐसे सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, इन्होंने इसमें भाग लिया था। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि AITU में होता क्या है फ्रेंड्स कि 1929 के आसपास इसमें जो है 1931 में इसमें क्या होता है कि विभाजन हो जाता है। अब विभाजन दो रूप में होता है, एक उदारवादी होते हैं और एक उग्रवादी होते हैं। अब इनका देखो किस पर्पस पे या किस मुद्दे पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मुद्दा यह होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो श्रमिकों की नियुक्ति रॉयल कमीशन पर की जाती है, उसका बहिष्कार करना चाहिए या नहीं। ध्यान रखना, ट्रेड यूनियन में AITUC में जब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बंटवारा होती है, वो उसका मुद्दा यह होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो श्रमिक को नियुक्ति रॉयल कमीशन के पर किया जाता है, उसकी बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो उदारवादी थे उनका मानना था कि सहयोग करना चाहिए, जबकि जो उग्रवादी थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया। तो इसी तरह देखोगे कि 1931 में फिर इसका दूसरा जो विभाजन होता है हुआ, जबकि साम्यवादियों ने क्या किया, एक उन्होंने AITUC को छोड़ दिया। जो साम्यवादी थे उन्होंने AITUC को छोड़ दिया, उनका परित्याग कर दिया, और उन्होंने एक लाल ट्रेड यूनियन, ध्यान रखिएगा, लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इस तरह से देखोगे कि इनके संगठन में डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, विभाजन एक तरह से श्रमिक आंदोलनों को कमजोर करता है। इसी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि जो मेरठ षड्यंत्र केस होता है ना, इस मेरठ षड्यंत्र केस भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्यों? क्योंकि देखोगे कि मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि श्रमिक वर्ग के जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए वो मेरठ लाते हैं। ध्यान रखना कि जो ट्रेड यूनियन के जो नेता होते हैं उन पे जो मुख्य अभियोग लगाया जाता है वो यह लगाया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को भारत की संप्रभुता से वंचित करने का षड्यंत्र किया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं था कि इस जो नेता थे उसमें सिर्फ इंडियंस थे, इसमें कुछ विदेशियों को भी उन्होंने अभियुक्त बनाया। जैसे देखोगे मुजफ्फर अहमद हो गए, एसएन डांगे हो गए, जोलकर हो गए, फिलिप स्प्रैट हो गया, ब्रायन बैडली हो गए, हचिसंग हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने सजा दी। और ये जो मेरठ षड्यंत्र था वो विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी हो गई, ये काफ़ी चर्चा में आ गया। तो ध्यान रखना कि एक तरह से जो मेरठ मुकदमा था, मेरठ षड्यंत्र केस था, वो उसने भी तत्कालिक रूप से श्रमिक आंदोलनों को काफ़ी कमज़ोर करने की कोशिश की। ठीक, अब देखना जो टॉपिक तुम कवर करोगे उस टॉपिक में ये कोशिश करना कि जो कांग्रेस में जो समाजवाद है, जो जैसे आप देखेंगे कि नेहरू का किस तरह से समाजवाद के अवधारणा थी, नेहरू का किस तरह से झुकाव था समाजवाद को लेकर के, कैसे वो USSR की पॉलिसीज़ को वो फिर आप नेहरू की पॉलिसीज़ आप पढ़ते हैं 1947 के बाद तो कैसे उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन चीज़ों को आप कवर करोगे, जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा और जो मैं लास्ट में क्वेश्चंस आपको दूंगा उस क्वेश्चंस को आप अपना आंसर्स भी लिख सकते हैं। अब सवाल देखो क्या उठती है। हमने तो यहाँ बात कर दी कि भाई मेंस में तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन मान लो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कैसे कवर करोगे। तो उसके लिए मैंने कुछ डिसाइड किया है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। देखिए ध्यान रखना कि जो AITC है, अब यहाँ तो AITC का किस तरह से विभाजन हुआ ये आपने देखा, किस तरह का ये संगठन जो स्थापित किया वो देखा। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है AICT के बारे में, जैसे कि कब फॉर्म हुई थी। 1920 के आसपास देखोगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है। ठीक है, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते लाला लाजपत राय एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज़ और देखोगे, इन्होंने जो लाला लाजपत राय थे, यदि मैं लिख दूं थोड़ा यहाँ पे, यदि मैं कहूँ लाला लाजपत राय को, ये पहले ऐसे जो थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ लिंक किया। देखिए ध्यान से,
यहाँ थोड़ा ध्यान देना, लाला लाजपत राय ने लिंक करने की कोशिश की कैपिटलिज्म विथ इंपीरियलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ इन्होंने लिंक करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म इज द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का ही दोनों संतान है, इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म। तो ये बात किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये ध्यान में रखना है। फिर वहीं देखोगे एक जो स्वराजिस्ट लीडर होते हैं, CR दास होते हैं, उन्होंने जो वो अध्यक्षता करते हैं आपके जो तीसरी और चौथी सेशन होती है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो ये याद रखना। फिर आपको याद होगा कि गया सेशन जो होता है कांग्रेस का 1922 के आसपास, वहाँ पे जो AITUC होता है उसका वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है उसके फॉर्मेशन को लेकर के। तो इस तरह से आप देखते हो कि CR दास ने भी काफ़ी वकालत की इनको कांग्रेस के में कि नहीं, जो कहा उन्होंने कि जो किसान हैं, ठीक है, जो किसान हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्वराज के लिए, उनको इस मूवमेंट से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो ट्रेड यूनियन एक्ट बनता है 1926 में, आपको याद होगा, जो ट्रेड यूनियन को जो लीगल एसोसिएशन की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन की बात होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं सवाल ये दे रहा हूँ आपको कि मान लो, एक चीज़ और ध्यान रखना कि कुछ यहाँ पे जो नेता थे, लीडर थे इस वामपंथ को लेकर के, ट्रेड यूनियन को लेकर के, तो उन लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ मैगजीन्स लिखे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करूं एम एन रॉय की, देखिए एम एन रॉय ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन। एम एन रॉय ने लिखा था। और ध्यान रखना कि इसकी ये बोलते हैं ना, प्रमुखता से इन्होंने बात किया था, मार्क्सिस्ट एनालिसिस किया था इंडियन सोसाइटी में। भारतीय समाज का जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है इन्होंने किया था एम एन रॉय ने। वहीं पे आप देखे होंगे श्रीपद अमित दांगे, दांगे जिनको बोलता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गांधी वर्सेस लेनिन की बात उन्होंने किया था। इनमें उन्होंने कंपेयर किया था कि जो किया था कि जो एडवोकेसी थी किसकी, गांधी की और लेनिन की, इन दोनों के बीच में इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की। वहीं आप बात कर लो जयप्रकाश नारायण का, तो जयप्रकाश नारायण जी ने भी बुक लिखा था जिसका नाम था व्हाई सोशलिज्म क्यों। ठीक है, और इन्होंने इस बुक में इन्होंने सपोर्ट किया सोशलिस्ट पार्ट फॉर इंडिया को, भारत के लिए जो सोशलिस्ट पार्ट था उसको इन्होंने सपोर्ट किया। वहीं आप देखते हो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जी आपको दिख रहे होंगे, तो राम मनोहर लोहिया जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब बुक का नाम ना आप याद रख लो, ये प्रीलिम्स में आपको कहीं ना कहीं या तो स्टेट PCS में या UPSC में हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे, तो एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको मतलब मदद कर सकता है ये आपको। जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री जो राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, इसमें इन्होंने एक ओरिजिनल आइडिया दिया था सोशलिज्म को लेकर के, जो इंडियन कंडीशन में सूट करेगा। फिर वहीं पे आप देखोगे मैं बात कर लूँ सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस का देखोगे उन्होंने बुक लगा था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक व्यू रखा था इंडियन पॉलिटिक्स का पे, अपने उन्होंने सोशलिज्म पे, इन दोनों पे इन्होंने अपना व्यू रखा था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं आप जवाहरलाल नेहरू की बात करो तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी और लिखी ग्लिस्म ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का ग्लिस्म भी लिखा इन्होंने। और खास करके इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी फ्रेंड्स, उसमें पूरे के पूरे चैप्टर आप देखोगे ना, वो डिफरेंस था गांधीयन आइडियोलॉजी ऑन सोशल इकोनॉमिक इशू। जो सोशल इकोनॉमिक इशू था उस पर गांधी की क्या धारणा थी, आइडियोलॉजी क्या थी, इसकी बात इन्होंने किया था। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ जिसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख भी दूँ। जैसे कुछ मैगजीन है, कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर है और कुछ मैगजीन है और कुछ उसके एडिटर हैं जिसके नाम मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ सोशलिस्ट, तो आपको पता है कि सोशलिस्ट की मैं बात करूँ, सोशलिस्ट एक मैगजीन थी जिसे एस.एन. डांगे निकालते थे। एक आती थी मैगजीन जिसका नाम था नवयुग। ठीक है, इसको याद रखना है, इनको निकाला था मुजफ्फर अहमद ने। ठीक, एक आता था लांगल, इसको भी मुजफ्फर अहमद प्लस एक राइटर थे काजी, एक का नाम था नजरुल इस्लाम।
इन 3 लोग थे जो लांगल करके एक मैगजीन होती थी उसको निकालते थे। वहीं पे आप देखोगे कि एक लेबर किसान गैजेट आता था, लेबर किसान गैजेट, ठीक है, ये निकालते थे एम एस चेट्टी, ध्यान रखिएगा, एम एस चेट्टी के द्वारा लेबर किसान गैजेट निकाला जाता था। वहीं पे आपको पता ही है कि एक आती थी मैगजीन आती थी जिसका नाम था इनकलाब, ये निकालते थे गुलाम हसन साहब, गुलाम हसन। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि ये सब पॉइंटें आपको याद रखनी है। एक था कीर्ति लहर, एक का नाम था कीर्ति लहर, ये निकालते थे संतोष सिंह। ठीक, और एक आता था द नेशनल फ्रंट, द नेशनल फ्रंट, ये कुछ और नहीं, ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक ऑर्गन था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी मैगजीन निकली या कौन सा बुक इन्होंने लिखा, ये यहाँ से प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे भी आपको जो मैंने विकिपीडिया किया था वहाँ पे आपको मिला था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम एन रॉय के बारे में। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय थे, जिसको नरेंद्र नाथ, ऐसे बोन नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य होते हैं, और रेडिकल एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ें ध्यान में रखना। और दूसरा एस.एन. डांगे थे, इनके बारे में। तो ये सब कुछ प्रोमिनेंट लीडर हैं जो वामपंथ से लेकर के जुड़े हुए थे, ट्रेड यूनियन को लेकर के जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय को लेकर के मैंने आपसे बात किया। तो इस तरह से ये टॉपिक को आप कवर करोगे ना तो प्रिलिम्स के लिए भी हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा। तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो होलिस्टिक हो जाएगा, एक साथ कंटिन्यू आप पीटी मेंस दोनों कर सकते हो। चलिए आज की मैं बात करूँ, आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आज के क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन के जवाब आपको लिखना है। क्वेश्चन यह है कि भारत में राजनीतिक वामपंथ के मूल और विकास के बारे में बताइए, इसकी ओरिजिन के बारे में बताइए, इसके डेवलपमेंट के बारे में बताइए, और साथ ही यह बताइए कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में इसकी भूमिका कैसी थी, इसको जांच करना है। ये क्वेश्चन आपको देना है और मैं आपको बता दूं कि इसके आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में 250 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और मैं ये आपको ये बता दूं कि आज मैं रिकैप कर दूंगा आज मैंने आपके साथ बात क्या क्या किया है। मैंने सबसे पहले बात जो 24 तारीख को मैंने आपके क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, जो क्वेश्चन था 19वीं सदी के किसान आंदोलन को लेकर के, उसके स्वरूप की समीक्षा करनी थी। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे वामपंथ और ट्रेड यूनियन आंदोलन को पढ़ोगे तो किस तरह से सब टॉपिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको देखा मैंने। और कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे जिनके बारे में मैंने देखा, और साथ में उन्होंने जो कुछ बुक्स लिखे वो देखा, कुछ मैगजीन्स लिखे गए वो भी मैंने आपके साथ बात की। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि जो फ्रेंड्स पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, कोशिश करो अभी से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ने का। अलग से कुछ नहीं होता, ना पीटी होती है ना मेंस होती है, बस एनालिसिस पार्ट आपका मेंस का पार्ट हो गया, जो कुछ फैक्चुअल आप निकाल सकते हो वो आपका प्रीलिम्स का पार्ट हो जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट को एक्सेस करूँ, आपके सामने लेकर के आता हूँ। और मैं फ्रेंड्स लास्टली यही कहूँगा कि इस वीडियोस को देखिए, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि थोड़ी भी आपको मदद मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल्स को। और फाइनली यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।